Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna cover the one shot lecture of cell structure and function और ये बहुत easy chapter है. इसमें आपने सेल ऑर्गेनीज पढ़ने होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनीज आपको पता होने चाहिए. आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए, आउटर मोस्ट लेयर पता होनी चाहिए, इनर मोस्ट लेयर पता होनी चाहिए. तो बेसिकली इस चैप्टर से यही एमसीक्यूज आता है, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी apparatus से आता है एमसीक्यूज. तो इस चैप्टर में आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी पढ़ना है. लाइक यूकैरियोट्स आप कवर कर चुके हैं इन एवोल्यूशन चैप्टर और प्रोकैरियोट्स आपने बैक्टीरिया चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, बस यहाँ पे आपने रीड करना है. सो बेसिकली हम लोग सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे. सेल वॉल हम सबको पता है कि एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्जे में. ठीक है. इसके अलावा ये हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एनिमल सेल में नहीं होती सेल वॉल. ठीक है. तो सेल वॉल एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी थी टर्म? रॉबर्ट हुक ने. इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, सिक्रीट होती है बाय द प्रोटोप्लाज्म और वेरी कर रही होती है थिकनेस में. ठीक है. जब आप इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल. तो उनकी थिकनेस भी अलग होती है, कंपोजिशन भी अलग होती है, नेचर भी अलग होती है और रोल भी अलग होता है. तो वो पार्ट्स आपने ज़रूर पढ़ना है. और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सेल की टाइप्स होती हैं. अगर सेल वॉल बैक्टीरिया में है तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, वो पेप्टोग्लाइकन म्यूरिन से बना हुआ होगा, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होगा. अगर प्लांट्स में सेल वॉल है तो उसकी कंपोजिशन होगी, वो किससे मिलके बना हुआ होगा? वो बना हुआ होगा सेलुलोज से. अगर फंजाई में है तो फिर कंपोजिशन क्या होगी? काइटिन. अगर हम एल्जे की बात करें तो वो फिर किस उसमें कौन सी कंपोजिशन होती है? वो होती है सेलुलोज. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वाइल प्लांट एंड एल्जे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. ओके दैट्स इट. इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि मेनली डिफरेंशिएट होता है इनटू 3 लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड दी सेकेंडरी सेल वॉल. अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी थिकनेस डिफरेंट होती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है. और इसमें हम ये बात करते हैं कि रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अगर हम मिडल की बात करें तो हमेशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि सीमेंटिंग लेयर कौन सी लेयर है, वो लेयर कौन सी है जो दोनों को मिला के रखती है. तो वो हमारी मिडल लैमेला है जो सीमेंटिंग लेयर होती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी नेचर स्टिकी लाइक होती है. और ये किससे मिलके बना हुआ होता है? ये मिडल लैमेला बना हुआ होता है कैल्शियम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्राइमरी वॉल. तो प्राइमरी वॉल की थिकनेस होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर. ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन से मिलके बना हुआ होगा. और इसकी जो नेचर होती है वो होती है कि ये इलास्टिक होता है. और रोल ये है कि इसका रोल ये कि ट्रू वॉल होती है. जबकि सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन इसकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है. ये बना हुआ होता है सेलुलोज एंड दी, यहाँ पे लिग्निन लिखा हुआ है ना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन एंड द इनऑर्गेनिक सेल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम वैक्सेस. इसके अलावा ये रिजिड होता है और रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. 5 to 10 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होती है. कंपोजिशन हम कर चुके हैं. सेल वॉल का फंक्शन ये होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप होती है इसकी वजह से, प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम दी ऑफ कोर्स ओवर एक्सप्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एपोप्टोसिस जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है. हमें पता है कि एपोप्लास्ट पाथवे सेल वॉल ही इंक्लूड होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की थ्रू दी सेल वॉल. तो ये इसके फंक्शंस होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में आपने ये याद रखना है कि ऑल सेल्स आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन जो सर्व करती है आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, और उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इसका मतलब है कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो एक लिक्विड पोर्शन है जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या होती है. तो सेल मेम्ब्रेन की नेचर सेमी परमिएबल होती है. इसका ये मतलब होता है कि लिपिड फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, डबल बाय लेयर होती है और इंटरपर्स होता है विद द प्रोटीन. इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की इन द फ्लूइड वो बिल्कुल फ्लड मोज़ेक मॉडल की तरह होती है, लाइक आइसबर्ग्स इन दी सी. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है ये मोज़ेक है और जो पूरा एक लिक्विड है वो
हमारा लिपिड है। तो इसलिए ये सेमी परमेबल कहलाते हैं, क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो पास हो सके, रिटेन हो सके, एंड देन कुछ को एक्सक्लूड कर देते हैं। दैट्स वाई आपने याद रखनी है कि सेमी परमेबल नेचर के होता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, एस्टेरॉल्स एक्सेट्रा। तो दैट्स वाई 50-50% होता है, 50% लिपिड होगा, 50% प्रोटीन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय वेट, ये MCQ पूछे जाते हैं तो प्लीज़ इसको याद रखना है आपने। और 5 to 10% मेम्ब्रेन मास होता है मेड अप ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल एक सैंडविच टाइप होता है, डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लिपिड होगी एंड देन उसमें इंटरपेस्ट हुआ हुआ होगा प्रोटीन लाइक आइसबर्ग इन द सी। तो ये आपने बस याद रखना है कि लाइक टेक्निकली ये रिवील किया गया है कि लिपिड बायलेयर इज नॉट सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स, बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यही कहा गया है कि सैंडविच होता है, सैंडविच मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज हुई भी होती है लिपिड बायलेयर से, जो सैंडविच होती है बिटवीन द इनर एंड द आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है और इंटरपेस्ट हुआ हुआ होता है प्रोटीन उसमें। अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। लाइक प्रोटीन एसोसिएट हो रही है लिपिड बायलेयर से तो डिवाइड होती हैं टू ग्रुप्स में, इंटीग्रल प्रोटीन्स जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो किनारों पे होंगे उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्लास ऑफ प्रोटीन है जो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं विद द लिपिड बायलेयर। ठीक है, लाइक ये प्रोवाइड करते हैं चैनल जिसके थ्रू वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे आयंस हैं, जैसे ग्लूकोज है, ये पास हो सकता है फ्रॉम दी मेम्ब्रेन। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन है, जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है, ये वो क्लास ऑफ प्रोटीन है जो लोकेट कर रही होती है आउटसाइड ऑफ द लिपिड बायलेयर। तो दैट्स वाई ये क्लोज एसोसिएशन होती है इसकी मेम्ब्रेन सरफेस से, क्योंकि ये बाहर होती है, चैनल प्रोवाइड नहीं कर रही होती जिसके थ्रू वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस पास हो सके between the extracellular and the intracellular compartment। फंक्शन बहुत इजी है, फंक्शन में हमने सिर्फ यही पढ़ना होता है कि इसके थ्रू डिफ्यूजन हो सकती है, ऑस्मोसिस हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आपने हमेशा पढ़ा होगा ऑस्मोसिस के बारे में कि वो थ्रू दी मेम्ब्रेन हो रहा होता है। तो ये परफॉर्म करता है सिमिलर फंक्शन लाइक प्लेटफॉर्म फॉर द रिसेप्टर चैनल्स, एंजाइम, एंटीजेनिक फ्लूइडिटी एक्सेट्रा। मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि प्रोटेक्शन देता है सेल साइटोप्लाज्म को टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन एंड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कंटेन करता है लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन चेक हो सकती हैं इनफ्लो ऑफ द मटेरियल जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहा है, क्योंकि लिपिड बायलेयर है और आपको पता होना चाहिए कि ये रिपेल करता है वाटर को। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है कि वो यूं होता है, उसका हेड होता है, टेल होती है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है जबकि टेल हाइड्रोफोबिक होता है। पोलर और नॉन पोलर यही होता है कि पोलर स्ट्रक्चर होता है कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो अरेंज होते हैं टू पैरेलल लेयर्स में। ये जो नॉन पोलर होती है, जो हाइड्रोफोबिक एंड है, ये फेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जबकि जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं लाइक जो हेड है वो एसोसिएट होते हैं विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि ये रिपेल कर रहा होता है वाटर को, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग द सेल इंटरेक्शन। सो ये ज़रूर पता होनी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसमें एनर्जी यूज नहीं होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है और एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि ऑफ कोर्स हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी की नीड है ही कम। इसकी दो टाइप्स होती हैं, डिफ्यूजन होती है और ऑस्मोसिस होती है। डिफ्यूजन का ये मतलब है कि सिंपल आपने परफ्यूम खोल दिया, वो पूरे एरिया में डिफ्यूज़ हो गया, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लाइक गैसेस जो भी डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द सेल हो रही हैं वो थ्रू दी डिफ्यूजन हो रही है। ऑस्मोसिस मेंटेन करता है बैलेंस को बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड दैट ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसमें ऑस्मोरेगुलेशन इसको हम कहते हैं और ये थ्रू दी मेम्ब्रेन हो रहा होता है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत इजी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम दी लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जब लोअर से हायर में जा रहे हैं तो एनर्जी की यूज होगी, हर तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी यूज्ड होगी। इसको आप कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाय कंज्यूमिंग एनर्जी प्रोसेस होता है, एनर्जी को कंज्यूम करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप
ऊपर टंकी से नीचे पानी भेज रहे हैं तो आपको एनर्जी की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको नीचे वाली टंकी से ऊपर पानी भेजना है तो आपको एनर्जी की नीड पड़ेगी। बाल्टी से ही आप ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब मूवमेंट हो रही है तो ये विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी हो रही है। इसमें आप दो प्रोसेस आ जाते हैं, दो फिनोमेना आ सकते हैं और इसकी डेफिनेशन पास पेपर में पूछी गई है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लाइक फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के बारे में आपने सुना होगा। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को अपने अंदर ले रहा होता है इन दी फॉर्म ऑफ दी वैक्यूल्स, उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जबकि एक्सोसाइटोसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, लाइक आउट ऑफ द सेल। जबकि इन का मतलब है एंडोसाइटोसिस, अंदर आ रहा है। तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब वही है कि सॉलिड पार्टिकल्स पिक्ड अप एंड इंजेस्टेड बाय द सेल्स, लाइक डब्ल्यूबीसीज वगैरह जो फेगोसाइटोसिस करते हैं इसमें एग्जांपल आ जाती है। जबकि पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल टेकन बाय द एंडोसाइटोसिस, वो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है। लिक्विड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल अपने अंदर लिया जाता है, एंटर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। सॉलिड फेगोसाइटोसिस, लिक्विड पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब वही है कि कोई भी चीज़ बाहर फेंक रहे हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस है। आपने फेगोसाइटोसिस में पढ़ा होगा कि वो अंदर लेते हैं, देन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सोसाइटोसिस करता है, उसको बाहर फेंका जाता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म है तो बहुत इजी है। लाइक हमें पता है कि साइटोप्लाज्म एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ, उन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ करी थी फॉर द मटेरियल जो फिल्ड होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और होल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज प्रोकैरियोटिक सेल, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। लाइक सम सेल, जो साइटोप्लाज्म है ये डिस्टिंग्विश होता है इनटू टू रीजन्स। आउटर क्लियर पार्ट होता है नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम विस्कस साइटोजेल कहते हैं, जिसको हम पहले एक्टोप्लाज्म कहते थे। और इनर पार्ट जो नियर न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म या साइटोसोल। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा साइटोसोल से ही रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आपने साइटोसोल को ज़रूर याद रखना है कि ये एक इनर पार्ट है नियर दी न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। तो इन दोनों के बिटवीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बिटवीन में जो ये मटेरियल है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म का जो इनर लेयर है जो बिल्कुल करीब है हमारे सेल मेम्ब्रेन के, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साइटोसोल या फिर एंडोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपने साइटोप्लाज्मिक नेचर के बारे में बात करना है तो एक ट्रांसल्यूसेंट ग्रेन्यूलर लिक्विड होता है। लाइक ऑफ कोर्स हमें पता है कि इसमें ही सारे ऑर्गेनील्स होते हैं तो ये ग्रेन्यूलर ही होगा, इसमें ग्रेन्यूल ज़रूर होंगे। एक्वस होता है, 90% इसमें वाटर होता है, फॉर्म करता है सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल दी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट लाइक शुगर, वाटर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन्स, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आइन, सब के सब इस स्ट्रक्चर में 10% होंगे, जबकि 90% वाटर है। Large molecule like proteins or lipids are also present in the form of the colloidal semi-fluid. इसकी मूवमेंट को स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, वो आगे आपने पढ़नी है। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बस ये याद रखना है कि जो सेल की मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं और ये बहुत सारे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आपने इसी में पढ़नी होती हैं। न्यूक्लियस, प्लास्टिड, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, ये सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं और इनका एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से सेल काम कर पा रहा है। तो नाउ फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में आपने सुना होगा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो अबाउट पूछे जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया हुआ होता है विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस टाइप को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका ये फंक्शन होता है कि इसके पास राइबोसोम्स होता है क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस में ऑफ कोर्स न्यूक्लियोलस होता है जो क्या बनाता है, जो राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हुआ है तो राइबोसोम बहुत आसानी से मिल सकता है।
तो फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, और वो फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम्स नहीं होते वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइक जो ए ग्रेन्यूलेटेड होता है, ए ग्रेन्यूल साइट्स होते हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जबकि जिनके पास ग्रेन्यूल्स होता है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके पास आरबीसीज होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि ये इन्वॉल्व होता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल, इन्वॉल्व होता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, हम हमेशा लिवर के बारे में पढ़ते हैं, ये भी वही काम करता है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है, मेनली इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स लाइक हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एंड द स्टेरॉइड्स। स्टोर करवाते हैं कैल्शियम आयंस को, कंडक्शन करवाते हैं नर्व इम्पल्सेस की। आपने पढ़ा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट है मूवमेंट में। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और जैसे ये स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को, वैसे वो भी स्टोर करते हैं कैल्शियम आयन को, ताकि हमें जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना हो वो रिलीज कर दें कैल्शियम को। दैट्स वाई इनका काम होता है कि इंडक्शन करवाते हैं नर्व इम्पल्सेस की। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इनका ये काम होता है कि ये प्ले करते हैं रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस विद इन दी सेल। ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाइक ऑफ कोर्स आपने गोल्गी अपैरेटस के बारे में सुना होगा कि वो मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए कोई एक चीज़ चाहिए, तो इनका क्या काम होता था? इनका काम होता था कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करेंगे टुवर्ड्स द गोल्गी अपैरेटस, जहाँ पे वो मॉडिफाई हो गए, देन उसका जो भी काम होगा वो वहाँ पे दूसरी जगह पे पहुँच के काम को करेगा। तो बस आपने ये याद रखना है अबाउट दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो इज इक्वल टू इनसाइड और प्लाज्मा इज इक्वल टू फॉर्म सब्सटेंसेस नेटवर्क। ये पूरा एक नेटवर्क होता है जो डायरेक्टली अटैच हुआ होता है विद दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंक्शन भी हमने कर लिए साथ साथ। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स बहुत इजी है। लाइक आपने ये याद रखना है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास आरएनए होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड की। एक स्मॉल स्फेरिकल ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। दैट्स वाई इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो याद करने वाली बात है वो ये है कि साइज क्या होता है राइबोसोम्स का प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। 70s और 80s होता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70s स्मॉल 50 + 30, जबकि 80s होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में और वो होते हैं 60 + 40। लार्ज 60 होगा और स्मॉल 1 40 होगा। तो आपने बस ये याद रखना है राइबोसोम्स में। और बाकी इसमें ये पूछ लेते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है। तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स है। आरएनए कंटेनिंग बॉडीज, ऑफ कोर्स आरएनए होगा तभी प्रोटीन बनाएंगे। राइबोसोम्स केमिकली मेड होते हैं बाय द न्यूक्लियर प्रोटीन। एग्जांपल आरएनए होगा 40% और प्रोटीन होगा 60%। 50 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। मैग्नीशियम जो फॉर्म होती है बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ द आरएनए और अमाइनो ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। राइबोसोम्स के पास 2 अनइक्वल सब यूनिट्स होते हैं। अनइक्वल सब यूनिट्स का मतलब है कि एक लार्जर सब यूनिट होगा और एक स्मॉलर सब यूनिट होगा। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो डूम शेप होता है, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो कैप शेप होता है ऑन दी फ्लैट सरफेस ऑफ द लार्जर सब यूनिट। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं कि ये अनइक्वल सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, एंड देन अडेयर अपने आप को अडेयर कर देता है टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द लार्जर सब यूनिट। इसके अलावा पॉलीसोम्स के बारे में याद रखना है। पॉलीसोम्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो अटैच हुए हुए होते हैं टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। मतलब डेफिनेशन से वैसे आ सकती है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड, तो वो कहलाते हैं पॉलीसोम्स। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई इसको हम कह रहे हैं पॉलीसोम्स।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का मतलब है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही होती है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपको मॉडिफाई होकर मिल रही है, वो कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, वो हमारे गोल्जी बॉडी में हो रहा है। ये एक सिंगल सिस्टर्नस सेक होता है और क्लस्टर होता है स्टॉक ऑफ द गोल्जी बॉडीज का, जिससे मिलके गोल्जी अपैरेटस बनता है। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस किससे बन रहा है? मिलके बन रहा है क्लस्टर्स और स्टैक ऑफ द गोल्जी बॉडीज। एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस को। गोल्जी अपैरेटस में जब भी एसोसिएटेड वेसिकल्स काम करेंगे या ऐड करेंगे तो फिर हम कंबाइन स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें एक फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, जबकि क्रिस्टे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बस ये याद रखना है कि गोल्जी बॉडीज गोल्जी अपैरेटस किससे बन रहा है? गोल्जी अपैरेटस गोल्जी बॉडीज से बन रहा है, ये स्टैक और दी क्लस्टर से मिलकर बन रहा है। और अगर इसमें हम एसोसिएटेड वेसिकल्स को भी मिला दें तो वो फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर दी फाइनल प्रोडक्ट अराइजेस फ्रॉम द मैच्योरिटिंग फेज, इनर और दी ट्रांस फेज। जो आउटर लेयर होती है उसको हम फॉर्मिंग ऑसिस कहते हैं और इनर मैच्योरिंग फेज को हम ट्रांस फेज कहते हैं। फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बस फंक्शन के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि इसका फंक्शन होता है, ये सेल सिक्रीशन में काम करता है, मॉडिफिकेशन करता है। प्लांट सेल में इसको हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि इसका रोल होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। दैट्स वाई इसको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं प्लांट्स में। और बस इसका ही काम होता है मॉडिफिकेशन करता है। Modify, store and then send to the other destination. They perform the function of collection, packaging and processing of cell secretions. Okay, now we are talking about the lysosomes. Lysis is equal to breakdown and soma is equal to bodies. इसका ही मतलब है कि जो lysosomes होते हैं ये प्रोडक्ट है गोल्जी अपैरेटस का, ओरिजिनेट होते हैं इन दी गोल्जी बॉडीज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज है और इनके पास कुछ एंजाइम होते हैं। दैट्स वाई हम इनको कहते हैं कि ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बाय दी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को। अब याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ एनिमल सेल्स में होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होंगे क्योंकि हमें पता है कि इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनकी नेचर होती है हाइड्रोलाइटिक और ये अकर होते हैं ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल सेल्स और इनका फंक्शन होता है कि डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल को टेकन इनटू द सेल बाय द फेगोसाइटोसिस एज बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाय द व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नॉर्मली ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और वॉर्न आउट सेलुलर कंपार्टमेंट्स को, लाइक आरबीसीज वगैरह जो बहुत बूढ़े हो गए, जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको वॉर्न आउट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम्स रप्चर हो जाती है देन इसका सेल अंडरगो जाएगा केमिकल ब्रेकडाउन के और लाइसिस करेगा। इसका मतलब है कि रिलीज करेगा कुछ एंजाइम्स को एंड देन कॉज करेगा सेल को कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए इट्स सेल बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन कंपार्टमेंट, इट्स ओन प्रोटीन। दैट्स वाई लाइसोसोम को सुसाइडल सेक कहते हैं। दैट्स वाई इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं क्योंकि ये अपोप्टोसिस प्रोसेस है। ड्यूरिंग द सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम इज रप्चर्ड और एज अ पर्टिकुलर टाइम एज अ रिजल्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकम फ्री इन दी सेल और सेल अंडर हो जाता है केमिकल ब्रेकडाउन और लाइसिस की, जो कॉज करता है सेल को डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन मैक्रोमोलिक्यूल्स, बाय डाइजेस्टिंग इट्स ओन प्रोटीन्स। स्टोरेज डिजीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि अगर ये लाइसोसोम ना हो तो उसकी वजह से म्यूकोपॉलीसेक्राइडेज भी हो सकता है। ये एक डिजीज़ होती है जिसमें डिफिशिएंसी हो जाती है लाइसोसोमल एंजाइम्स की एंड देन अल्फा ग्लूकोसाइडेज की स्टोरेज हो जाती है, अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाता है वो लाइसोसोम में एंड देन सॉइलिंग हो जाती है उस ऑर्गेनील की। ऑफ कोर्स ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें टिश्यूज और सेल को डैमेज होता है एंड देन इसकी वजह से डिजीज कॉज हो सकती है। तो आपके बुक में 3 डिजीजेज हैं, टी सेक डिजीज, गॉचर्स डिजीज और क्रेब्स डिजीज है। टी सेक डिजीज मतलब टी से आ रहा है, तो याद रखना है कि डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ दी 3 और इसमें मेंटल रिटार्डेशन, लाइक तीनों में तो मेंटल रिटार्डेशन होगी बट ब्लाइंडनेस होगी टी सेक डिजीज में। गॉचर्स डिजीज में लिवर और स्प्लीन की इलार्जमेंट होती है, जबकि क्रेब्स डिजीज में लॉस ऑफ माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ हमने पढ़ा था ना न्यूरॉन्स में, तो बस आपने वो याद रखना है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेक्सोसोम। तो प्रेक्सोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है और इसका ये काम होता है कि ये हमारे लिवर और किडनी में होती है और ये अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बस यही पूछा जाता है कि प्रेक्सोसोम के पास कौन सा एंजाइम होता है, तो ये कंटेन करता है एंजाइम फॉर ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है टू वाटर बाय द एंजाइम कैटालेज। तो इसके पास कौन सा एंजाइम है, इसके पास कैटालेज एंजाइम है जो मेटाबॉलाइज करता है अल्कोहल को, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हेल्प करता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है और हमारे लिवर और किडनी में होते हैं ताकि डिटॉक्सिफाई कर सके फुली और हाफ ऑफ द अल्कोहल अ पर्सन ड्रिंक। कैटालिस्ट एंजाइम बस आपने याद रखना है क्योंकि जो चीज़ हाईलाइट हुई भी होती है ना, आपने उसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इनके पास कैटालिस्ट एंजाइम होता है जिसका ये काम होता है कि वो इमिडिएटली ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनटू द वाटर। वाटर क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ताकि वो टॉक्सिसिटी ना पूरी बॉडी में फैला दे तभी वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाय कैटालिस्ट। अबंडेंट होता है उन सेल्स में जो मेटाबोलाइज करते हैं अल्कोहल को, लाइक हमारी किडनी, लाइक हमारा लिवर। ग्लैक्सोसोम, सो ग्लैक्सोसोम में हमेशा ये याद रखना है कि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है। प्लांट्स में होता है, यीस्ट में होते हैं और ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइक लाइसोसोम एंड प्रेक्सोसोम। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रेक्सोसोम कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं एंजाइम जो इनिशिएट करवाता है कन्वर्जन ऑफ द फैटी एसिड्स इनटू शुगर। ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनील है जो इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्जन ऑफ द फैटी एसिड्स इनटू शुगर। तो ये आपने याद रखना है कि फैटी एसिड की जो कन्वर्जन हो रही है इनटू शुगर, ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसोम जो फाउंड होता है इन द फैट स्टोरिंग टिश्यूज में। ओके, इसके अलावा जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स जो कन्वर्ट करता है स्टोर फैटी एसिड्स को टू द कार्बोहाइड्रेट। ये अकर होता है एक साइक्लिक मैनर में और इसको हम कहते हैं ग्लाइसिलेट साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बड़ा टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जब भी हम लोग पढ़ते हैं हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है और इसके पास अपना डीएनए होता है क्योंकि ये सेमी ऑटोनॉमस होता है, इसके पास अपना डीएनए है तभी ये खुद ही एनर्जी बना लेता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है ना, सेंटर एरोबिक रेस्पिरेशन का, तभी ये क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा होता है और कॉन्स्टेंट मोशन में होता है लिविंग सेल्स में। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि ये बिल्कुल ग्रेन्यूल टाइप होता है। थ्रेड आपको नज़र आएंगे या स्ट्रिंग नज़र आएंगी जो डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दी सेल में। कुछ ऐसा होता है कि हाइपरट्रॉफी वगैरह हो जाए, सेल्स मसल फाइबर इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है। तो इनकी अपीयरेंस होती है एज अ मिनट ग्रेन्यूल वेसिकल्स रॉड लाइक थ्रेड्स लाइक। और माइटोकॉन्ड्रिया अप्रॉक्सीमेटली 0.2 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इनर मेम्ब्रेन के पास कुछ पार्टीशंस होती हैं, इनकम्प्लीट पार्टीशन, जिनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टे हमने बात करी थी कि जो गोल्जी अपैरेटस थे उनके पास थे क्रिस्टेने, इनके पास है क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी और इनके पास कुछ पोर्स होंगे जो सीव लाइक होते हैं जिनको हम पोरीन्स कहते हैं। सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन्स पोरीन्स, और ये पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देयरफॉर आउटर मेम्ब्रेन परमीएबल होगी फॉर ऑल, जबकि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है इररेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन ड्यू टू इनवर्ट फोल्डिंग्स और उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। इनके पास कुछ फ्लूइड भी होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स में क्रैप साइकिल हो रही होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही होती है। तो बस आपने ये चीज़ें कुछ याद रखनी है। मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। F1 पार्टिकल्स फॉर्म्ड होता है इन दी इनर मेम्ब्रेन। एक लाइन सबको पता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी दे रहा होता है, एनर्जी रिलीज करवा रहा होता है। इसके पास अपना डीएनए होता है तभी ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। Semi-autonomous existing in the cells, it have their own DNA, all kinds of RNA and ribosome of 70S। 70S का मतलब है कि इवॉल्व हुए फ्रॉम दी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के पास 70S होते थे, तभी हम कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, वो इवॉल्व हुए फ्रॉम दी प्रोकैरियोट्स, क्योंकि उनके पास 70S होते हैं, हमारे पास 80S होता है।
इट मीन्स इनके पास अपना जेनेटिक सिस्टम होता है टू सिंथेसाइज इट्स ओन एंजाइम, इट्स ओन प्रोटीन फॉर ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस, और ये डिवाइड हो सकता है हाफ और थर्ड रिप्रोड्यूस कर सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल नॉर्मल सेल फंक्शन। अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है, सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया पास होता है एनिमल में ओनली बाय मदर। माइटोकॉन्ड्रिया एग्स में होता है बट नॉट इन द पार्ट ऑफ द स्पर्म, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये पास हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन ओनली बाय द मदर। एमसीक्यू आया था पास पेपर में, दैट्स वाई मैंने बताया, वैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन पाउडर ऑर्गेनील है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, लाइक सेमी ऑटोनॉमस होगा, 50% डीएनए होगा अपना और 70s राइबोसोम्स होंगे। बट याद रखने वाली बात ये है कि ये मोस्टली पिगमेंटेड होता है। जो पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है ये हमारा प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में सुना होगा कि मोस्ट अबंडेंट और ग्रीन कलर प्लास्टिड कौन सा है, वो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट होता है, ये प्रोवाइड करते हैं कलर अदर दैन ग्रीन। एग्जाम्पल जो फ्रूट्स में कलर होता है, फ्लावर्स में होता है, ये कलर होता है क्रोमोप्लास्ट का, और ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में। जबकि ल्यूकोप्लास्ट है तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, और ये हमेशा हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट को, दैट्स वाई अंडरग्राउंड पार्ट्स में होता है, रूट्स वगैरह में होता है हमेशा ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि स्टोर करता है क्लासिफाइड इनटू दी amyloplast, carbohydrate starch storing एलियोप्लास्ट, लिपिड स्टोरिंग एंड दी प्रोटियोप्लास्ट लाइक जो स्टोर करता है प्रोटीन को। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर वैसे बायोएनर्जेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ लेते हैं। देखो, हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ सेक लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड सेक। और उसकी इनर सरफेस में जो ल्यूमेन है वो कहलाता है थैलेकॉइड इनर स्पेस। अब ये जो थैलेकॉइड्स हैं ये अरेंज होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ दी क्लस्टर्स, देन फॉर्म करेंगे किसको, हमारे ग्रैनम को। द इंडिविजुअल सैक इज कॉल्ड थैलेकॉइड एंड दी स्टैक ऑफ सैक, लाइक जो ये जो थैलेकॉइड्स हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, इसको हम ग्रैनम कह रहे हैं। ग्रीन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ग्रैनम होता है और यूजुअली 1 ग्रैनम कंटेन 50 थैलेकॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमेशा किस में होता है, ग्रैनम में होता है, और ग्रैनम किससे बन रहा है, थैलेकॉइड से बन रहा है। तो पास्ट पेपर में ये एमसीक्यू आया था, आई गेस 2023 में या 2022 में आया है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, वहाँ पे ग्रैनम नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे थैलेकॉइड दिया हुआ था। तो हमें पता है कि थैलेकॉइड से ही ग्रैनम बन रहा होता है, तो आपने बस ये याद रखना है कि करेक्ट ऑप्शन या तो ग्रैनम होगा या थैलेकॉइड होगा। दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर बेस्ट कंसिडर करेंगे और देन कंसिडर करेंगे ग्रैनम को, क्योंकि उसी के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है ग्रैना का, उसको हम इंटरग्रैना कहते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल ना हो। लाइक इट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो वर्क है मेन वो ये है कि कनेक्ट कर सके ग्रैना को। इंटरग्रैना भी हमने कर लिया, जो कनेक्ट कर रहा होता है ग्रैना को विद ईच अदर, उसको हम इंटरग्रैना कहते हैं। थैलेकॉइड, स्ट्रोमा, अच्छा स्ट्रोमा का मतलब है कि सेमी फ्लूइड मटेरियल होगा इनर मेम्ब्रेन में, वो होगा स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ये कंटेन करता है वेरियस एंजाइम को, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, 70S, एटीपी, एनएडीपी एक्सेट्रा। बस आपने ये याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बतानी है कि स्ट्रक्चरली जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्लोरोफिल रिसेंबल करता है विद द हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल आयन मैग्नीशियम होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयन हमारा आयरन होता है, हीम होता है। तो बस ये डिफरेंस होता है, बाकी रिसेंबल करता है विद दी हीमोग्लोबिन, हीम पोर्शन ऑफ दी हीमोग्लोबिन। ये भी मैं बता चुकी हूँ 70S वगैरह के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में, तो दैट्स इट। बस ये आपने याद रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइटोस्केलेटन, तो आई गेस आपके उसमें नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन नेटवर्क है डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स का, जो प्रोवाइड करते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स टू द सेल, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये मेंटेन करता है, चेंज करता है शेप ऑफ द सेल को, सिक्योर करता है सम ऑर्गेनील्स, और लाइक इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड वेसिकल्स विद इन द सेल। इसी की वजह से मूवमेंट हो रही होती है। इसके 3 पार्ट्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स का मतलब है कि वो
फिलामेंट्स जो ऑफ कोर्स मसल्स में होता है। मसल्स में आपने एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या थे, वो फिलामेंट्स थे। तो ये सॉलिड स्ट्रैंड होता है अबाउट 7-9 नैनोमीटर इन डायमीटर, और ये मसल्स में ही होगा। कंसिस्ट ऑफ द 2 एक्टिन एंड द मायोसिन चेन इन द हेलिकल फैशन, और इसका ही काम होता है कि हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनीज। ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है प्सीडोपोडा की, या डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्मिक इन डिवाइडिंग एनिमल सेल्स, उसको हम कहते हैं कि ये होती है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अमंग द डॉटर सेल्स, साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट हो रही थी, एंड देन मूवमेंट ऑफ द प्सीडोपोडा। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक वो प्रोटीन है जो ऑफ कोर्स किससे बनेगा, ट्यूब्यूल से बनेगा। 100,000 ऑफ द ट्यूब्यूल इन सब यूनिट से मिलकर बन रहा होता है, अरेंज होता है प्रोटोफिलामेंट्स में। इसका ही काम होता है कि ये इन्वॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनीज विद इन साइटोप्लाज्म इसी की वजह से हो रही होती है, और सीलिया और फ्लैजिला की मूवमेंट भी इसी की वजह से हो रही होती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वही स्ट्रैंड है जो इन दोनों के बिटवीन होंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, ये असेंबल डिसअसेंबल नहीं हो सकते। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये एट लीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। रॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और अनलाइक अदर 2 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन लाइक जो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये ना तो असेंबल होंगे ना डिसअसेंबल होंगे, ये वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये मेंटेन करते हैं शेप ऑफ द सेल को। अटैचमेंट ऑफ मसल सेल इन्हीं की वजह से हो रही होती है, और नर्व सेल जो प्रोसेसेस होते हैं, जो एक्सॉन होता है, उनको सपोर्ट भी इंटरमीडिएट फिलामेंट ही प्रोवाइड कर रहा होता है।